कैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जो चारों की चारों प्रॉपर्टी थी, उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया था किस प्रकार से न्यूमेरिकल सोल्व करें। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर ट्रीटमेंट, यानी उसका सदिश निरूपण भी देखेंगे स्टूडेंट, और वैलिडिटी भी देखेंगे कूलॉम्स लॉ की, कि आखिर कहाँ कहाँ अप्लाई होता है कूलॉम्स लॉ। ये भी हम सारा इसी वीडियो में देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कूलॉम्स लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, वो अपन 12th क्लास में सब पढ़ के आए हैं। यहाँ पर हम नीट के नज़रिए से बात करेंगे स्टूडेंट, आखिर नीट में किस प्रकार से हमें एक मैथमेटिकल इसका जो इम्प्रेशन है या मैथमेटिकल जो इसका फॉर्मेट है वो क्या होता है वो देखेंगे, वही हमारे काम में आने वाला है। और जो भी कॉन्सेप्ट हो मैं यहाँ पर बताऊंगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ मैं बार बोल के तो बता ही देता हूँ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, ये किसी दो स्थिर आवेशों के मध्य फोर्स को कैलकुलेट करने के काम आता है। कोई भी दो स्टेशनरी चार्ज है और एक जगह स्थिर है, पॉइंट चार्ज होने चाहिए स्टूडेंट, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के काम आता है। जिस प्रकार से ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दो मासेस के बीच में लगता है स्टूडेंट, m1 और m2 दो मासेस है, m1 और m2 दो मास है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो स्टूडेंट क्या होता है ग्रेविटेशन फॉर्मूला, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो स्टूडेंट वो सेम टू यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट यहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स ही लगता है। बट हमारे पास जो कूलॉम रूल होगा, लॉ है, उसके अंदर जो चार्ज है उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन का फोर्स भी हो सकता है, बट यहाँ तो ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स ही होता है स्टूडेंट। अब अपन चर्चा करेंगे कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है स्टूडेंट, हम दो तीन कंडीशन यहाँ लेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए, पॉजिटिव है तो रिपल्सन का केस होगा, यहाँ पर रिपल्सन, मैं यहाँ लिखूंगा रिपल्सन, ठीक है। एक बार रुकिए स्टूडेंट, वीडियो बन रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लस प्लस के अंदर रिपेल होगा और एक अपन प्लस का ले लें और एक अपन माइनस का चार्ज लेते हैं स्टूडेंट, तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होगा स्टूडेंट। इनके सेपरेशन की जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है स्टूडेंट, ये सेपरेशन की डिस्टेंस है। स्टूडेंट कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ ये कहता है, अब अपन स्टूडेंट यहाँ पर अभी जनरल केस लेके चल रहे हैं, अपन कोई यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, दो चार्जेस है वो कैसे भी हो सकते हैं। अगर तो यही फॉर्मूला डिराइव करेंगे कूलॉम्स लॉ का, इसलिए फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, जो फोर्स होता है ना वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात Q1 और Q2 का प्रोडक्ट करो, फोर्स की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज ये है कि ये इनवर्सली प्रपोज किसके होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनकी जो डिस्टेंस होती है ना इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट दोनों को एक साथ लिखें तो F समानुपाती क्या है बताओ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम भौतिकी के अंदर एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर हम K लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और स्टूडेंट यही कूलॉम्स का लॉ है, जो कूलॉम का नियम है वो यही है। हियर स्टूडेंट K इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट इसके अंदर यदि वैल्यू रखेंगे अपन तो क्या आएगा, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट कंप्लीट फॉर्मूला ये आ गया अपने पास। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो K है, हियर
K is proportional constant which depend on medium और यूनिट सिस्टम। स्टूडेंट जो के है इसका जो वैल्यू है वो चार्जेज हमारे पास दो उनके बीच के माध्यम और यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो के का जो वैल्यू है वो होता है स्टूडेंट 1/4πε0 और इसका जो वैल्यू है 9 × 10⁹9। स्टूडेंट यहाँ से के की यदि अपन यूनिट निकालना चाहिए तो यहाँ से यूनिट निकालना है स्टूडेंट। फोर्स की क्या होती है न्यूटन इनटू ये रेडियस सॉरी डिस्टेंस से इधर जाएगी तो इनटू में आएगी तो मीटर स्क्वायर है डिस्टेंस। ये कुलाम और ये भी कुलाम स्क्वायर कहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये किसकी आई अपने पास के की, यहाँ से के की क्या आ गई इन सबको के किधर भेज दो इधर भेज दो, ठीक है। तो हमारे पास के की क्या आ गई यूनिट आ गई है। हियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या है स्टूडेंट परमिटिविटी। इसका जो वैल्यू है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी जो यूनिट होगी वो इसकी अपोजिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, परमिटिविटी का परमिशन दे देना, यानी कि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इन्फ्लुएंस होने वाला है। स्टूडेंट इस पर मैं विस्तार से चर्चा अगले लेक्चर में करूंगा जहां पर मैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और सब्सटेंस यानी मीडियम की परमिएबिलिटी सब पर अपन एक पूरा लेक्चर इसी पे होगा जहां मैं अच्छे से समझाऊंगा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। अभी तो अपन ऐसे ही यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख रहे हैं 8.85 × 10⁻⁻12 हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स के रूम में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब यदि यहां से देखें ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की पहले तो अपन विमा निकालते हैं स्टूडेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है इसकी विमा देखो कैसे निकलेगी, कूलम स्क्वायर यानी कि चार्ज है ना, और चार्ज की विमा क्या होती है 80, मैंने बताया था 80। नीचे न्यूटन क्या होता है फोर्स की होती है mLt-2 और मीटर ये होगा L स्क्वायर लेंथ। तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व कर लो, m इनवर्स L कितनी हो गई 3 L⁻⁻3 t कितनी हो गई माइनस देंगे t3 और a ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की क्या आ गई डायमेंशन हो गई स्टूडेंट। एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी डायमेंशन, ये पूछ ली जाती है स्टूडेंट। एप्सिलॉन नॉट के अदर मात्रक और देखिए अदर यूनिट और देखिए वो भी देखो क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। यहां से देखो इसको दो बार लिखो कूलम इनटू कूलम न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्या होता है फोर्स ही तो होता है, फोर्स का तो मतलब तो F बराबर क्या होता है ma, F बराबर क्या होता है ma। यहां से देखना m मास है तो मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट ये वाला यहां पर टिका हो तो देखो kg इनटू मीटर, 1 मीटर पहले से तो इसको रहने दो और मीटर पर सेकंड सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो कूलम, ये चार्ज ही तो है, चार्ज का ही क्या है तो I बराबर क्या होता है Q बराबर क्या होता है IT, ये होता है। तो यहाँ रख दो Q बराबर IT, I का मतलब एम्पियर और इसका मतलब सेकंड, ये होगा ना। तो एम्पियर इनटू सेकंड का क्या स्क्वायर, kg इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट एम्पियर का स्क्वायर सेकंड ऊपर जाएगा 4 हो जाएगी ना, 2 और ये 4 हो गई, नीचे बन गया kg इनटू मीटर 4,
ठीक है ना। इसको आगे और सोल्व करें, या एक चीज और देखिए स्टूडेंट, यहीं से मैं बताऊंगा आपको। ये तो इसका अलग, ये भी एक यूनिट है इसकी, ऑप्शन में मिल सकती है आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ, तो ये तो इसकी एक यूनिट है। अदर यूनिट और देखो, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट देखो इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो क्या हो गई, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां से देखना कूलाम इंटू कूलाम न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहां से क्या करोगे बताओ, इसमें कूलाम पर मीटर रहना, इसको एक ऐसे कैसे रखो इसको। अब ये देखो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये बताओ, कूलाम न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है। कूलाम तो क्या है आवेश, न्यूटन क्या है फोर्स, और ये है अपना है ये से। एक चीज बताओ स्टूडेंट, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है क्या, विभव पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का क्या हो गया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो न्यूटन बल यानी बल इंटू विस्थापन होता है ना, और Q आवेश। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, और ये चार्ज का क्या होगा कूलाम। ये चीज है क्या, कूलाम न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका प्रोपोर्शनल तो है, अपोजिट है ना। तो क्या करोगे बताओ, V के बराबर V नीचे नहीं आएगा क्या, तो कूलाम अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं। और कूलाम यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू यही तो है, यानी इसको आप 1/v लिख लो, और क्या हो गया कूलाम न्यूटन इंटू मीटर। तो आप देखो कूलाम न्यूटन इंटू मीटर किसका 1/v, तो 1/v आ गया ना, और कूलाम अपॉन v इंटू मीटर, और कूलाम अपॉन यानी v है पोटेंशियल है, तो ये क्या होगी कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक। धारिता क्या होता है फेरड, तो फेरड पर मीटर, और इसे कहते हैं फेरड मीटर इनवर्स। फेरड मीटर इनवर्स ये भी इसकी एक ऐसा यूनिट है स्टूडेंट, अलग ये पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की, ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आगे देखें, एक बार स्टूडेंट देख लो वीडियो बन रहा है कि नहीं, बन रहा है स्टूडेंट एकदम बढ़िया। तो स्टूडेंट ये हमारा कूलाम का नियम था जो अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने F बराबर क्या निकाल लिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक नंबर दे दो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यदि अपन Q1 और Q2 इनके बीच में कोई मीडियम की बात करें, यहाँ पर कोई मीडियम रखेंगे बिटवीन में, है ना, मीडियम रखेंगे स्टूडेंट, तो वो आएगा F अपॉन एफ है। F मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो वहां पर मीडियम की परमेबिलिटी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, ये मीडियम का क्या हो गया, फोर्स हो गया। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, परमीबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट, इनके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में अपन अच्छे से सीखेंगे क्या होती है ये सब कुछ। तो स्टूडेंट इसको आप 2 नंबर दे दें, है ना। अब जो हमारा, अब बात करते हैं परावैद्युतांक की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसी का पार्ट है स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करने से पहले अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर बात करते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, कुचालक पदार्थों को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट एक बार मार्कर में थोड़ी इंक डाल देता हूँ। स्टूडेंट्स, कूलाम साहब ने क्या किया कि उन्होंने 2 चार्जेस के बिटवीन में उन्होंने देखा कि एक तो अपन वैक्यूम में निकालते हैं फोर्स, एक उन्होंने देखा फिर मीडियम में निकालते हैं, फिर उन्होंने देखा कि कोई कंडक्टर रख दें इनके बीच में। तो उन्होंने 3 कंडीशनों में देखा कि फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, तो वही मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट परावैद्युत
द्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है स्टूडेंट एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं इसको, एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर या इसको कभी कभार के से भी लिख देते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ना ये इस प्रकार होता है, फोर्स इन वैक्यूम, या फिर स्पेस की बात कर सकते हैं, एफ फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम की बात करें, फोर्स इन मीडियम एफ अपॉन एफ एम। स्टूडेंट यहाँ से जो के है हमारा क्या है, एफ अपॉन एफ एम। के का एफ का वैल्यू रखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε होता है, मीडियम में भी निकाला था अपने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखो 4 दिया, ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो गई। ये क्या है हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार का रिलेशन है स्टूडेंट। ये जो रिलेशन है इसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट या कह सकते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, यानी कि निरपेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पराविद्युतांक भी से कह सकते हैं, या इसे विशिष्ट विद्युतता भी कहते हैं। ठीक है, के या किसी को एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होने का। के नोटेशन भी काम में लेते हैं कई बार, और एप्सिलॉन। और स्टूडेंट ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी 4 नंबर का आ सकता है कि डायरेक्ट कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती स्टूडेंट। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पर डायमेंशन आएगी इस फोर्स के कारण, और इस फोर्स के कारण यहाँ पर भी आएगी, दोनों कैंसिल आउट हो रही है, इसलिए हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं बचेगी। तो आप देखोगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा ये पराविद्युतांक काम करता है। इस पर थोड़ा आगे और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। अब अपन बात करें कि डाइलेक्ट्रिक इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। वैक्यूम मीडियम, स्टूडेंट देखता हूँ वीडियो शायद मीडियम और कंडक्टर। यहाँ पर के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एप्सिलॉन आर भी हो सकता है। वैक्यूम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसका वैल्यू 1 होता है। मीडियम के अंदर के ग्रेटर देन 1 होता है। कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट होता है। लेकिन फोर्स की बात कर लें, फोर्स तो वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम होता है, और मीडियम के अंदर इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, एज कंपेयर टू मीडियम। मीडियम की तुलना में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कंडक्टर में 0। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैसे कैसे इनकी वैल्यूज होती है स्टूडेंट, ये पूरा सुनने और बताई दी। एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कोई 2 चार्ज हैं, उनके बीच किसी कोई पीतल की प्लेट कुछ भी कंडक्टर रख दिया जाए, तो फोर्स का वैल्यू बताइए। स्टूडेंट 4 ऑप्शन आएंगे, एक में शून्य भी होगा, तो आपको शून्य पे क्या करना है, टिक। तो स्टूडेंट शून्य ही होता है कंडक्टर की उपस्थिति में, और के की वैल्यू इनफाइनाइट। ये आपको रिमेंबर रखना है स्टूडेंट, रिमेंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर ट्रीटमेंट देखेंगे और सम न्यूमेरिकल्स, क्या क्या टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के इस टॉपिक से। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको हम यहीं पर पूरा करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। स्टूडेंट इसमें कंडीशन भी होती है कूलम्ब्स लॉ में, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तब फोर्स कैसा हुआ स्टूडेंट, रिपल्सन का, रिपल्सन
फोर्स, और यदि Q1 Q2 लेस देन 0 तो अट्रैक्शन का होगा स्टूडेंट, अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट आप लोग, अट्रैक्शन का होगा स्टूडेंट। तो हमारे पास ये इसकी दो थी, और जो के था हमारे पास फ्रेंड, इस के बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। भाई मैंने बता दिया था स्टूडेंट के बारे में, तो क्या चर्चा करनी है वैसे। और स्टूडेंट कूलम्ब्स लॉ के बारे में वैसे बोल के बताता हूँ। कूलम्ब्स लॉ है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है स्टूडेंट। कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ है वो केंद्रीय बल स्टूडेंट। कैसे सेंट्रल फोर्स कैसे है, क्योंकि आपको बताया जो Q1 Q2 है, जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग जो है उसी के अलोंग फोर्सेज एक्टिंग होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। यदि मान लीजिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन पर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा ऐसे, तो इसी लाइन पर कार्य कर रहा है स्टूडेंट। सेंट्रल फोर्स की परिभाषा ये होती है कि जो बल है वो क्रिया रेखा से ही गुजरना चाहिए ना, तो इनको केंद्रीय बल भी कहते हैं। दूसरा इनको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं, कंजर्वेटिव। कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये कूलम्ब लॉ स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है, गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता। क्यों स्टूडेंट, स्थिर जो आवेश है, मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था चार्जेस वाले में, फर्स्ट या सेकंड में, कि स्थिर आवेश ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है, जबकि जो मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, वहां पर कूलम्ब लॉ लागू नहीं होता। तीसरी बात हम बताएं स्टूडेंट आपको, तो कूलम्ब का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है स्टूडेंट। इसमें जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना, इनवर्सली। एक चीज और स्टूडेंट, नियम 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम दूरी, इससे कम दूरी के लिए क्या नहीं है, वैलिड नहीं है स्टूडेंट। 10 की पावर -15 इससे कम दूरी पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस या इस रेंज के अंदर कौन कार्य करने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज, नाभिकीय बल भी कार्य करने लग जाते हैं, फिर वहां पर कूलम्ब लॉ कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि नाभिकीय बल बहुत ही प्रबल आकर्षण प्रकृति के होते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर भी कूलम्ब नियम काम नहीं करता। तो एक चीज और स्टूडेंट, कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। यदि वहां पर कोई तीसरा आवेश आ जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई वो नहीं है। इसीलिए कूलम्ब के नियम में अध्यारोपण सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे बहुल आवेशों पर बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, वहां पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी कूलम्ब लॉ की वैलिडिटी क्राइटेरिया, जिन पर कूलम्ब लॉ को जब न्यूमेरिकल सोल्व करता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और तो क्या बताएं कूलम्ब लॉ पर, ये फ्रांस की वैज्ञानिक ने कूलम्ब ने ही प्रपोज किया था 1785 में, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।